अब आगे बढ़ते हैं। इन कानूनों में पहली बार कुछ नई परिभाषाएं समझाई गई हैं, दी गई हैं। मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके अलावा आतंकवाद और देशद्रोह को भी अलग से परिभाषित किया गया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? तो मॉब लिंचिंग आप जानती हैं कि कुछ बीते दिनों में बहुत भयंकर घटनाएं इसकी हुई हैं। धर्म या जाति के आधार पर, कभी कभी लिंग के आधार पर लोगों ने पीट पीट कर हत्या की है और बहुत बड़े समूह ने की है। अब उसमें सामान्यतया जो पुराने अपराधों में आप एक हत्या का अपराध करते तो इतने बड़े समूह को गिरफ्तार करना, उसके ऊपर अन्वेषण करना आसान काम नहीं था, कोई प्रावधान भी ऐसा नहीं था और घटना तो बहुत भयानक थी। देश की छवि भी पूरी दुनिया में खराब हो रही थी। तो ये बहुत विचार करके और बहुत सही किया गया इस कानून में। ये एक अच्छा प्रावधान है कि जिसमें इस तरह के अपराधों के ऊपर की जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति की धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, रंग, किसी भी प्रकार के भेद को मानते हुए यदि एक समूह द्वारा पीट पीट कर हत्या की जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग कहेंगे इसके तहत। तो ये एक अपराध हो गया, मतलब उसमें काफी कठोर दंड भी है उस अपराध का। आतंकवाद और देशद्रोह को भी परिभाषा के दायरे में लाया गया है। तो किस तरह की गतिविधियों को आतंकवाद माना गया है और देशद्रोह को किस तरह से परिभाषित किया गया है? आतंकवाद में जो है वो की परिभाषा, जो अब जैसे कि एक और कानून है यूएपीए कानून, उसी की तरह इसकी परिभाषा है। और आतंकवाद बेसिकली यदि एक ऐसी घटना जो कारित की जाती है जिसके पीछे किसी की कोई शत्रुता नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन एक घटना से कई लोगों में भय हो जाता है, तो उसको बेसिक मतलब मैं सामान्य व्यक्ति के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। तो उस आतंकवाद की जो इसमें परिभाषा है उसमें न सिर्फ उस घटना को कारित करना बल्कि उस घटना के लिए हथियार मुहैया करना, उन लोगों को किसी भी प्रकार से सहयोग करना, धन से सहयोग करना, उनको रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, किसी भी प्रकार से आतंक फैलाने वालों का, सहयोग करने वालों का भी को भी इसमें अपराधी माना गया है। तो ये तो आतंकवाद है और ये बेसिकली लगभग यूएपीए जैसा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि आतंकवाद के अपराध आप इसमें जो न्याय संहिता में 113 उसमें वो है, कंडिका है, तो उस धारा के तहत अपराध दर्ज किया जाए अथवा यूएपीए में किया जाए, ये पुलिस अधीक्षक को अधिकार होगा। तो पुलिस अधीक्षक उन दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं और दोनों में ही सजा काफी है, मृत्युदंड तक है। जहां तक राजद्रोह का है वो बहुत मजेदार है कि पहले हमारे देश में, और इस पर बहुत चर्चा हुई है, खूब चर्चा हुई है वर्षों तक, कि हमारे देश में राजद्रोह की धारा क्यों थी जी। उसको हटाने के लिए कई बार संसद में भी हुआ और जगह हुआ, क्योंकि कौन राजा है। निश्चित ही जो अंग्रेजों का कानून था उसमें राजद्रोह समझ में आता है क्योंकि कोई राजा था, पर एक लोकतंत्र में, एक गणतंत्र में कौन राजा है? तो राजद्रोह जो सेडिशन जिसको कहते हैं उसका कोई औचित्य नहीं था, तो उसको हटा करके उसकी जगह देशद्रोह उसको किया गया है। धारा लगभग वही है लेकिन देशद्रोह है और देश की एक संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसको किसी भी प्रकार की कार्रवाई से अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसके ऊपर ये तो इंस्टेड ऑफ सेडिशन वो सबवर्शन है। तो इस प्रकार से उसको चेंज किया गया है। एक सवाल ये उठता है, जब आपने बताया कि हमारे पास आतंकवाद के लिए पहले से ही एक कानून मौजूद है, तो फिर इसको यहाँ अलग से लाने का क्या औचित्य है? तो ऐसा है कि जैसे अब जो कानून हमारे पास यूएपीए है वो बहुत विस्तृत है और उसमें बहुत सारे छोटी छोटी और समस्याएं हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। यहाँ इंडिविजुअल भी अगर कोई है जिसके ऊपर हमें लगता है कि आतंकवाद से संबंधित हो सकता है तो उसके ऊपर भी ये कार्रवाई कर सकता है जी। बहुत खूबसूरत जानकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इस कानून में पुलिस की शक्तियों पर भी कुछ चेक्स लगाने के साथ ही उनकी जवाबदेही में बढ़ोतरी के प्रावधान भी किए गए हैं। कई बार अक्सर शिकायत भी सुनने को आती है कि पुलिस ने बेवजह परेशान किया, तो इस तरह की चीजों से क्या बचने के लिए चेक्स एंड प्रोविजंस लगाए गए हैं? जी हाँ, वैसे तो पहले भी थे, लागू होने पर भी बहुत निर्भर करता है ये सब चीज, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अब एफआईआर की कॉपी जो पहले हम मजिस्ट्रेट को भेजा करते थे, अब वो जो विक्टिम है, जो आवेदक है, उस आवेदक को भी तत्काल ही देने का प्रावधान है। 48 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, इनको दे देंगे और पूरी प्रक्रिया में जो आवेदक है, जो शिकायत करता है,
जिसको हम विक्टिम शब्द इसमें कह रहे हैं, वो विक्टिम को भी पूरी प्रक्रिया में हम शामिल करके रखेंगे। ये पुलिस के ऊपर है। और एक बड़ी बात इसमें यह है, एफआईआर न दर्ज करने पर, यदि सचमुच अपराध घटित हुआ है, न दर्ज करने पर पुलिस के ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है, जो कि पहले इतना स्पष्ट प्रावधान नहीं था। जी, अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बाद क्या पुराने कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? ये सभी के दिमाग में एक सवाल है कि जिन अपराधियों पर पुराने कानून के तहत केस दर्ज है, उनका क्या होगा नए कानून लागू होने के बाद? नए जो दर्ज 30 जून तक पुराने ही कानून लागू हैं और सारे अपराध उसी में दर्ज होंगे और उनके अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, विवेचना की कार्रवाई वो पुराने ही कानूनों के तहत चलेगी। इसलिए चलेगी क्योंकि उसमें अभी परिवर्तन हुआ नहीं है। और कानून के साथ क्या होता है कि जिस दिन जो क्राइम इनिशिएट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उस दिन से ही वो स्थिति मानी जाती है। मतलब वो समय और वो स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी अपराध के घटित होने में हम समय और स्थान का ध्यान रखते हैं। तो समय का ध्यान तो रखना पड़ेगा। समय अगर 30 जून है तो 30 जून के कानूनों में ही वो आगे भी चलेंगी। तो कुछ दिनों तक, अब कब तक चलेंगी ये तो न्यायपालिका और बाकी पुलिस और सब पूरी न्याय व्यवस्था पर निर्भर करेगा, लेकिन कुछ दिनों तक दोनों पैरेलल चलेंगी, समानांतर चलेंगी। जी, इसका मतलब हम ये मानकर चले कि आने वाले कुछ सालों तक तो ये दोनों कानून साथ साथ चलते रहेंगे। जी। अब कार्यक्रम के आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद, इन प्रभावी होने के बाद समाज में और क्राइम रेट में आप क्या कुछ बदलाव या परिवर्तन, कमी देख पा रही हैं? अभी तो बहुत अभी तो लागू भी नहीं हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कानून की मंशा, जैसे चलिए वो सब ब्रिटिश कानून थे, हमने भारत में नए बहुत से और भी कानून बनाए। जैसे हमने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया, जो कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के आबादी को सुरक्षा देने के लिए कानून है। हमने पॉक्सो बनाया, जो छोटे बच्चों को सुरक्षा देने के लिए है। ऐसे कई सारे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना। तो इसका अर्थ नहीं कि कानून बन गया तो लोगों को सब कुछ ठीक हो गया, सब अपराध कम हो गए। कानून बनकर लागू होने में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अभी इन कानूनों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, सब लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं। पुलिस वाले, आपके प्रोसिक्यूटर्स, आपके जजेस, सबका अभी काफी लंबा चल रहा है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अच्छी अच्छी संक्षेपिकाएं तैयार की हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे ऑनलाइन, ऑफलाइन खूब सारी ट्रेनिंग चल रही है। तो तैयारी कर रहे हैं हम। तैयारी पूरी कितनी होगी, कब तक होगी, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार चलने वाली चीज है। जब ये कानूनों में एक बार अपराध दर्ज होने शुरू हो जाएंगे, तब हमें ये भी पता चलेगा कि अन्वेषण में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्योंकि जब तक आपने उसको लागू नहीं किया, तब तक आपको प्रैक्टिकल जो व्यावहारिक समस्याएं हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा इसमें वो ये होगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, प्रोसिक्यूटर्स और जुडिशियरी, इन तीनों का कैसा तालमेल बैठता है, इनकी समझ कैसी बैठती है। अगर वह अच्छी रहेगी तो निश्चित ही जनता के लिए ये बहुत अच्छे कानून सिद्ध हो सकते हैं। कोई भी कानून की मंशा तो अच्छी ही रहती है, उसके क्रियान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अगर क्रियान्वयन अच्छे समन्वय के साथ होगा, क्रियान्वयन भी अच्छी मंशा के साथ होगा, तो निश्चित ही अपराधों में कमी आने की संभावना है। विशेष करके क्योंकि इसमें विक्टिम को इसमें सब जगह इन्वॉल्व किया गया। तो जो आप एक एफआईआर दर्ज कराते थे और आपको पता ही नहीं होता था हो क्या रहा है, हमने शिकायत दर्ज कराई, हमारी शिकायत पे क्या हुआ, ये पता ही नहीं चलता था। तो अब जब आम जनता उसमें इन्वॉल्व होगी, जो शिकायत करता है वो इन्वॉल्व होगा, तो देन द पॉसिबिलिटी ऑफ जस्टिस वो बढ़ती है, जो न्याय की संभावना है वो बढ़ती है। जी बिल्कुल, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि समाज में अपराध में कमी आएगी और नए कानून जो हैं वो प्रभावी तरीके से देश में लागू हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद।